नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूँ फरहा सिद्दीकी। तो हर रोज हमारे साथ कोई ना कोई खास मेहमान जुड़ते हैं और आज भी हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। उनसे बातचीत करेंगे कोरोना समेत देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उन तमाम मुद्दों पर। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अनिल पराशर जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद आप। जी अनिल जी, सबसे पहला मेरा सवाल वही जो आजकल देश में स्थिति बनी हुई है, जो दिन ब दिन खतरनाक स्थिति में पहुंच रही है, यानी कोरोना का जो खतरा है देश पर लगातार मंडरा रहा है, बढ़ता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले आप मीडिया के रूप में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिस तरह की भूमिका जैसे पूरे भारतवर्ष की मीडिया ने निभाई और कोरोना के भय को कम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जनता के बीच में जन जागरूकता का कार्यक्रम मैं समझता हूँ अगर सबसे बड़ा चलाया है तो मीडिया की देन है। और जिससे आज भी भारत में सबसे कम प्रसार इससे कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी का हुआ है। अनिल जी, लेकिन क्या लगता है कैसे निपटा जाएगा? एक बड़ी चुनौती के रूप में ये दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। जितनी कोशिशें की जा रही हैं लगाम लगाने की, उतना ही बढ़ता नजर आ रहा है इसका दायरा। देखिए, दूरदर्शिता एक बहुत बड़ा संदेश देती है। 22 मार्च का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। मैं शुरुआत में जाना चाह रहा हूं आपके पास। और उस दौर में जैसी आशंकाएं थी, जैसा भय था, पूरे विश्व का वातावरण जिस तरह का था इस कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी को लेकर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देश के नेतृत्व को। उन्होंने समय रहते इस जो आने वाले संकट को भापा ही नहीं, उसका इलाज भी करना शुरू किया। और लॉकडाउन जैसा एक विश्वव्यापी निर्णय जिसमें भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई, और मैं समझता हूं इस महामारी का सामुदायिक प्रसार रोकने के लिए इस लॉकडाउन से बढ़िया विकल्प, जनता कर्फ्यू से बढ़िया विकल्प नहीं हो सकता था। और दोनों चीजें इसमें हुई। जैसा माननीय मोदी जी ने कहा कि हमें तैयारी भी करनी थी और जनता को महामारी से बचाना भी था। तो आज आप देख रहे हैं कि जनता महामारी से बहुत कुछ दूर भी है, अभी समस्या बहुत कुछ नियंत्रण में है। और उस जनता लॉकडाउन का या जनता कर्फ्यू का ही प्रभाव हुआ कि आज हम जागरूक स्थिति में इस महामारी से मुकाबला करने के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी मान बैठे कि महामारी में निश्चित रूप से भारत जीतेगा। अनिल जी, क्या लगता है क्या पूरी तरह से तैयार है भारत? क्योंकि लगातार इसके जो मामले हैं दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सरकार ने पहले जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन लगाया, एक के बाद एक 4 लॉकडाउन लगाए गए, लेकिन अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि अब और ज्यादा बढ़ेगा ये? तो क्या तैयार लगता है उसके लिए भारत? देखिए, मैं निश्चित रूप से जहां तक समझता हूं ये देश हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता बहुत परिपक्व है और युवा जोश के बदले, युवा जोश के सहारे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोरोना बहुत कुछ प्रभावी हमारे देश में नहीं है। लेकिन सावधानी और बचाव ही सबसे बड़ा उपाय मैं इसमें समझता हूं। आप देख रहे हैं इलाज के रूप में बहुत कुछ ज्यादा इसमें तकनीकी रूप में नहीं जाना चाहूंगा। कोई विशेष इलाज इस कोरोना का नहीं है अभी तक, केवल सामान्य इलाज जिस तरह का इलाज इस कोरोना का रहता है, और वो इलाज इस देश में इस चिकित्साओं के रूप में, इस दवाई के रूप में हर स्तर पर ये इलाज समुचित रूप से किया जा रहा है। रिकवरी रेट भी हमारा विश्व में सबसे ज्यादा है। सामान्य रूप से मैं समझता हूँ कोरोना में 15 दिन लगते थे, अब 10 दिन में ही हम लोग स्वस्थ होकर घर आ रहे हैं। और विशेष रूप से जो ओल्ड एज हमारे सीनियर सिटीजन है या विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं, उन पर विशेष रूप से फोकस मोदी जी के द्वारा दिया गया और उसका अनुपालन मैं समझता हूँ प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रदेश की विशाल जनता को इस कोरोना से, भय से और कोरोना से मुक्त करने के लिए जिस तरह की प्लानिंग की गई, मैं विशेष रूप से जनता की तरफ से धन्यवाद हूं, अपनी विधानसभा की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। और पूरी तरह से ये कोरोना हमारे यहाँ नियंत्रण में मैं समझता हूं है विश्व की तुलना में। लेकिन इसको भय का वातावरण बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय भारत का है, भारत के युवाओं का है। और सामान्य रूप से जिस तरह की महामारी पूर्व में रही हमारे देश में, चाहे वो स्पेनिश फ्लू रहा हो, चाहे चेचक रहा हो, चाहे हैजा रहा हो, आप देख रहे होंगे उन सबसे भी भारत ने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत
और अपने आयुर्वेद और अपने पुराने इलाज के रूप में जो एक विरासत है, उस विरासत से नियंत्रण पाया था और उसी विरासत के रूप में उसी आयुर्वेद और उसी पुराने इलाज को कारगर मानते हुए इस कोरोना पे भी बहुत जल्दी नियंत्रण पाने का काम कर रहा है। इसमें हमारे चिकित्सकों का, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। जाहिर सी बात है अनिल जी, लेकिन अगर आपके इलाके की हम बात करें, जहां से आप विधायक हैं, वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, क्या तैयारियां की गई हैं इससे निपटने के लिए? नहीं, देखिए, मेरे यहाँ निश्चित रूप से मुस्लिम विद्यालय जैसा विश्वविद्यालय भी है, उसका एक कॉलेज भी है जो विश्व के मेडिकल कॉलेज में जिसकी गिनती होती है। यहाँ के चिकित्सकों ने भरपूर प्रयास कोरोना की रोकथाम के लिए किया और लगातार जारी भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिकित्सालय लेवल 2 के रूप में उसको दर्जा मिल चुका है। जल्दी आने वाले समय में एक लैब की स्थापना भी की जा रही है। मैं समझता हूँ 20 जून के आसपास वो पैथोलॉजी लैब भी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, समुचित मात्रा में है, हमारे ऊपर 1000 से ऊपर बेड इस क्वारंटाइन सेंटर के रूप में L2 के रूप, ICU के रूप में, और क्रिटिकल से क्रिटिकल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कोरोना की स्थिति अगर बढ़ती भी है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ICU की व्यवस्था भी उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर भी हमारे पास उपलब्ध है और जिनका सदुपयोग भी हम लोग कर रहे हैं। और रिकवरी रेट शुरू में हो सकता है ज्यादा रहा हो, उस डेथ रिकवरी रेट को भी कम करने का लगातार अलीगढ़ में किया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें हम सफल होंगे। अनिल जी, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इसमें सफलता हमें मिले, हम भी यही कामना करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिकवरी रेट का, जिस तरह से जिक्र किया, तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो क्या लगता है जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ रहा है भारत में, तो उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा हमारे देश में? देखिए, 2 चिंता के विषय हैं। रिकवरी रेट में हम ग्रोथ करें, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है या विभिन्न प्रकार की डिसीज से लोग ग्रस्त हैं, उस स्थिति को हम समय रहते अगर हम बता देंगे, मेडिकल टीम को बता देंगे या प्रशासन की नॉलेज में हम डाल देंगे कि आज मुझे एक तबीयत खराब हुई, मैं समय रहते उस विषय को अपने को बता दूंगा, तो मृत्यु दर को हम लोग बहुत काफी घटा सकते हैं। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि कुछ वर्ग हमारा ऐसा है जो भयभीत है, इससे निकलना नहीं चाह रहा उस भय से। तो मेरा उससे माध्यम से करबद्ध निवेदन भी है, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है उन सभी से कि कहीं कोई ऐसा कोरोना जैसा लक्षण पाया जाता है, कहीं भी कोई सर्दी है, जुकाम है या अन्य कोई दिक्कत जैसी कोरोना लक्षण के रूप में बताई जाती है, उससे घबराए, उससे करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी स्वस्थ होंगे और हम उसके बलबूते गंभीर से गंभीर बीमारी के साथ भी अगर कोरोना होता है तो उस मृत्यु दर को हम निश्चित रूप से कम करने में कामयाब होंगे। अनिल जी, जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह से आपने सीनियर सिटीजन का जिक्र किया, जाहिर सी बात है उन लोगों पर इसका ज़्यादा खतरा मंडराता नजर आ रहा है, या वो लोग जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है उनको भी ये बीमारी पकड़ सकती है। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो कि सरकार भी बार बार कह रही है कि ऐसे लोग घरों से बाहर ना निकले या फिर बहुत ज़रूरी हो तभी निकले, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ जो सावधानियाँ हैं उन पर और ध्यान दिए जाने की और ज़्यादा भी ज़रूरत है, तभी इस पर हम रोक लगा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर ये बढ़ रहा है और सीनियर सिटीजन्स इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे ज्यादा फिर मैं कह रहा हूँ मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने देश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले दिन ही मोदी जी ने कहा था अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। ये दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हमने ध्यान ही नहीं रखा, उस मृत्यु दर को निश्चित रूप से हमने, जो विश्व की मृत्यु दर है उससे बहुत कम कर लिया है। जहां तक रही रिकवरी रेट की बात, आज आप देख रहे हैं लगभग रिकवरी रेट हमारा 50-60% तक पहुंचने जा रहा है। कुछ जगह जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी बहुत ज्यादा है, वहां हो सकता है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही हो, पॉपुलेशन कंजेशन भी हो सकता है, वहां भी बार बार आग्रह किया जा रहा है। विशेष रूप से मैं समझता हूँ जो स्लम एरिया है हमारे, चाहे उसमें किसी भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उस स्लम एरिया में, वहां बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाने की हमको जरूरत है। उस जागरूकता को पहुंचाने का हम लोग काम भी कर रहे हैं। और वो स्लम का अर्थ यह सीधी सीधा गरीबी, गरीबी और स्लम एक दूसरे के पूरक है। तो वहां मेरा एक निवेदन भी रहेगा आपके माध्यम से, हमने भी अभियान चलाए हैं अपने स्लम एरियाओं में कि निश्चित रूप से अगर 2 गज की दूरी का हम पालन करेंगे, स्लम एरिया में, गरीब इलाकों में मास्क का उपयोग करेंगे, अंगोछे का उपयोग करेंगे या साड़ी के टुकड़े का भी उपयोग कर लेंगे मुंह पर, तो काफी कुछ इस हद तक रोकने का प्रयास करेंगे। साबुन, सैनिटाइजर अगर भी है, साबुन से भी हाथ धो लेंगे हम लोग,
तो बहुत कुछ हमको सफलता मिलेगी। इसको महामारी का प्रसार, सामूहिक प्रसार रोकने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो हमें निश्चित रूप से करने पड़े। अनिल जी, आपने जिस तरह से स्लम एरिया का जिक्र किया कि वहां पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, तो क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी एक ऐसा तबका है, एक ऐसा वर्ग है जिनमें जागरूकता की कमी है, उन्हें जरूरत है जागरूक करने की? देखिए, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, मैंने गरीबी को झेला भी है। गरीबी में संसाधनों का अभाव निश्चित रूप से होता है और हमारी सरकार का पूरा ध्यान, चाहे प्रवासी मजदूर रहे हो, चाहे प्रवासी मजदूरों का क्वारंटाइन अवधि रही हो, चाहे प्रवासी मजदूरों का अवस्थापना का विषय रहा हो, इन सब चीजों को अगर आप तुलना करेंगे तो यूपी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उस प्रसार को रोकने का काम किया है, उस स्लम एरिया में जागरूकता चलाने का काम किया है, भोजन वितरण का काम किया है, राशन वितरण का काम किया है, राशन कार्ड बंटवाने का काम किया है, उनको संसाधन के रूप में चाहे वो एक सुविधा देने का काम सरकार ने कुछ निश्चित अमाउंट देने का उनको काम किया है। ये सब चीजें को जो केंद्र बिंदु रहा है, मैं समझता हूँ उसका केंद्र बिंदु, उस मदद का जो केंद्र बिंदु है वो गरीबी रही है। गरीबी का अर्थ स्लम एरिया ही रहा है उसका। लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया, सरकार राशन पहुंचा रही है, उनको खाना पीना सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन अगर प्रवासी मजदूरों के हम प्रवास की बात करें तो जिस तरह से वो बड़े बड़े राज्यों से वापस अपने अपने राज्यों में पहुंचे हैं, तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। तमाम मजदूर कई किलोमीटर पैदल चले, सैकड़ों किलोमीटर उन्हें चलना पड़ा, तब वो अपने घर पर पहुंचे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब जो कदम उठाने चाहिए थे उनके लिए सरकार ने तब वो नहीं उठाए गए वक्त रहते? नहीं नहीं, मैं इस बात को, देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज तक बता दीजिए कि योगी जी का नेतृत्व या योगी जी का नेतृत्व मेरे प्रदेश में है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, गरीब से गरीब व्यक्ति जो भूख से परेशान होकर अभी तक कोई इस तरह की स्थिति में आई हो कि मैं भूख से तड़प रहा हूँ या भूख से मैं परेशान हूँ या भूख से अमुक व्यक्ति खत्म भी हो गया हो, उसके बाद भी कुछ चीजें व्यवहारिक होती है जीवन में। इतनी बड़ी संख्या को ट्रांसफर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, अगर वो आपाधापी फैलती, अगर ये व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित न होती, उस अव्यवस्थित स्थिति की कल्पना कीजिए आप। एक तो व्यक्ति गरीब, दूसरा संसाधनहीन, अगर वो अव्यवस्था का शिकार होता रास्ते में, उनको खुला छोड़ दिया जाता, क्या स्थिति बनती है आप खुद इसका निर्णय कर सकती हैं। आप चौथा स्तंभ है इस देश की, इतने बड़े मूवमेंट को चलाना ये कोई हंसी खेल नहीं है और बहुत सोच समझ यहाँ के पर निर्णय ये भी लिया तो गया खड़ा है होता सरकारों है के अनिल द्वारा। जी, सवाल ये भी खड़ा होता है यहाँ पर कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था देश में, बावजूद इसके प्रवासी मजदूरों का पलायन का सिलसिला लगातार जारी था। वो लगातार जा रहे थे, भले ही कोई साधन उनके पास नहीं था, पैदल वो सफर करने के लिए मजबूर थे। सवाल यहाँ पर यह कि आखिर लॉकडाउन के बीच वो निकल कैसे पा रहे थे, रास्तों को तय कैसे कर पा रहे थे, तब रोका क्यों नहीं जा रहा था आखिर उनको? देखिए, कुछ सरकारों के बारे में नहीं कह सकता, उन्होंने जो भी प्रयास उस समय किया हो, जो भी सोचा हो, उन मजदूरों को, मैं तो एक दिल्ली का उदाहरण आपके सामने बता रहा हूँ कि दिल्ली सरकार चाहती तो उन मजदूरों को रोक सकते, वहां की व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन अपना पिंड छुड़ाने के लिए उस समस्या को दूसरे के दरवाजे पर भेज देना। लेकिन उसके बाद भी मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री जी ने अपने जो भी प्रयास हो सकते थे, जो भी संसाधन हो सकते थे, पूरी ताकत के साथ उन प्रवासी मजदूरों को यथास्थान पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया, उनके भोजन का प्रयास किया, भाई का प्रयास किया और हर तरीके आगे न ऐसी अव्यवस्थित स्थिति बने उसको संभालने का काम मेरी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया और जिसकी प्रशंसा आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भी कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया, वो पहुंच तो गए अपने अपने घरों को, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी उसमें एक वजह रही, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब वो जा रहे थे तो बहुत बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ ट्रकों में और किसी किसी तरह से पहुंच रहे थे। तो क्या वो भी एक वजह मानी जा सकती है? क्योंकि अब दिन ब दिन इतने मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं देश में, बहुत ज्यादा, कभी किसी दिन 8,000, किसी दिन 9,000, रोज ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। ये स्थिति तब है जब ट्रेन में बाकायदा उनको पूरे नॉर्म्स के साथ लाया जा रहा है, बसों में उनको पूरे नॉर्म्स से लाया जाना है। इसकी उलट स्थिति देखते हैं आप, अगर ट्रेन में भूसे की तरह भर के जिस तरह की जनरल सवारियां चलती थी, अगर उसी स्थिति में लाई जाती है
तो कितना इसका सामुदायिक प्रसार होता है इस कोरोना जैसी महामारी का। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा, योगी जी को देना चाहूंगा, अपनी मोदी जी को देना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा। भले ही परेशानी हुई, ये जो सामुदायिक प्रसार इस कोरोना महामारी का अगर उस समय भीड़ चाल में हो रहा होता, उस समय क्या स्थिति बनती। आप खुद कल्पना करिए, खुद आप इन चीजों को जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि सरकार ने समय रहते उन चीजों को व्यवस्थित नहीं किया, उनको व्यवस्थित तरीके से घर लाने का काम भी किया। घर के बाहर जो भी स्थान था, विद्यालय था, हॉस्पिटल था, वह क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन करने के बाद उनको, उनके परिवार वालों को उनको सौंपने का काम किया। उस अवधि में उनको राशन दिया गया। उस अवधि में उनको जो भी एक प्रवासी मजदूर के नाते उनको लाभार्थी के खाते में जो पैसा हो सकता था, वो पैसा दिया गया। सरकार ने पूरी अपनी दरियादिली के साथ, अपनी पूरी संवेदनशीलता जो प्रवासियों के लिए कर सकती थी, गरीबों के लिए कर सकती थी, स्लम के लिए कर सकती थी। मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी का नेतृत्व अगर न होता, इस प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व नहीं होता, आप कल्पना करिए इस देश की स्थिति, इस प्रदेश की स्थिति क्या होती। अनिल जी, जाहिर सी बात है दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी ने वक्त रहते एक बहुत अच्छा कदम उठाया था देश में जब लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब जब उसको खोल दिया गया है, अनलॉक 1 शुरू हो गया है, तमाम चीजें चलने लगी हैं, तमाम दफ्तर खुल चुके हैं, लोग ऑफिस जाने लगे हैं, बसों की सर्विस की बात करिए, तमाम चीजें तो लगभग खुल ही चुकी हैं। तो क्या लगता है ऐसे में क्या और ज्यादा इसका प्रकोप अब बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं एक सामान्य व्यक्ति पहले हूं, एक समाज का जिम्मेदार नागरिक भी हूं, मैं पेशे से अधिवक्ता भी रहा हूं। मैं अब ये कहना चाहता हूं अपने आपके इस समाचार चैनल के माध्यम से, अब जनता की जिम्मेदारी शुरू हो गई है। सरकार जितनी जिम्मेदारी निभा सकती थी, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया, पूरी जिम्मेदारी का परिचय दिया। अब जो समय आ रहा है उसमें जनता अपनी जिम्मेदारी का परिचय देगी, अपनी समझदारी का परिचय देगी। हम निश्चित रूप से कोरोना से जीतेंगे। हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, हमारी डेथ रेट बहुत कम है इस देश में अन्य देशों की तुलना में। अब इस प्रसार को, इस महामारी के प्रसार को अगर रोकना है तो हम आप सब मिलकर इस जागरूकता अभियान को और तेजी के साथ चलाने का काम करेंगे। हमने अपना अभियान आज से शुरू कर दिया है। हमने मास्क वितरण का काम शुरू कर दिया है, सैनिटाइजर वितरण का काम शुरू कर दिया है। भाजपा सत्ता और संगठन दोनों मिलकर गांव-गांव, गली-गली जाने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रोजगार को, जो रोजगार विहीन है उसको रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। स्किल्ड, जैसी स्किल्ड जिस व्यक्ति की है, प्रवासी मजदूर की, उसकी स्किल्ड की पहचान कराकर उसको स्किल्ड के अनुसार उसको काम भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन लौट फिर कर मैं वही आऊंगा कि अब मेरी जागरूकता काम करेगी, जनता की जागरूकता काम करेगी। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। अब आपके माध्यम से, अपने माध्यम से जितने भी जागरूक लोग हम लोग कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, उसमें हम सब लोग सहभागी रहेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके माध्यम से अंत में मैं मीडिया के अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस देश की इस भीषण समस्या, विश्वव्यापी महामारी जैसी समस्या में इस मीडिया के वीरों ने जिस तरह से जागरूकता का काम किया, जनता को जगाने का काम किया, हम सबको जगाने का काम किया, उसके लिए कोट कोट नमन करना चाहूंगा आपके माध्यम से। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कोरोना का जो प्रकोप है दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार ने अपना काम कर दिया, लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना था। तो देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर है अब आम लोगों को जागरूक होने की, ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।